मरियम नवाज जो इमरान खान की जीसीयू में जो सियासी तकरीर उस पर शदीद तनकीद कर रही हैं कि पहले तनकीद खुद पर करें, पहले अपने गिरेबानों में झांक के देखें, फिर दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं। और मेरा नून लीग को मशवरा है कि अगर सियासत से तलबा को दूर रखने का मुतालबा करना ही है तो पहले ये मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान से कीजिए। अब ये शाही ट्रीटमेंट नहीं तो और क्या है कि एक शख्स जो मफरूर था, जो 5 साल पहले वज़ीर आज़म के त्यारे में यहाँ से भागा था, वो उसी वज़ीर आज़म के त्यारे में वापस आ रहा है। मगर अब चीज़ें स्पेशली ये ऑडियो लीक्स आने के बाद चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं। मैं राना सनाउल्लाह साहब से डिमांड करता हूँ कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स पे उनको रिज़ाइन करना चाहिए, कौम के सामने आके शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। हाउ एम्बैरेसिंग। आप यकीन करें, मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं 2 मिनट भी ना लगाता और मैं उधर छोड़ के घर चला जाता। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। कौम के बेटों की लाजवाल कुर्बानियाँ, पाक फौज ने एक बार फिर खून का खिराज दे दिया। पाक फौज के शोहदा को कौम का सलाम। सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल, ऑडियो लीक्स का पिंडोरा खुल गया। मुस्लिम लीग नून का ब्लेम गेम, मीम और शीन में दूरियां मजीद बढ़ने लगी हैं। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर वार, नून लीग का दोगलापन एक बार फिर से यहाँ, और मरियम औरंगजेब की शॉपिंग के चर्चे, मरियम नवाज की मुनाफिकाना सोच फिर बेनकाब। नाज़रीन, बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर इस वक्त पूरी दुनिया के पूरी जो कौम है वो सोगवार है। और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक होस्ट हरनाई में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरने से 2 पायलट समेत 6 फौजी शहीद हुए। शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद मुनीब का ताल्लुक रावलपिंडी, मेजर खुरम शहजाद का ताल्लुक अटक से है, सूबेदार अब्दुल वाहिद का ताल्लुक कर्क से है, और सिपाही मोहम्मद इमरान का ताल्लुक खानेवाल से है, नाइक जलील का ताल्लुक खारियाँ और सिपाही शुएब का ताल्लुक जंड अटक से है। शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा की गई, जिसके बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं, जहां पूरे फौजी एजाज़ के साथ धरती के इन बेटों को सुपुर्द खाक किया गया। इस कौमी नुकसान पर आला हुकूमती शख्सियात और सियासी क़यादत ने दुख और अफसोस का इजहार किया। फ़ौज के इन शोहदा और गाजियों का कर्ज कभी उतार नहीं सकती है। अब सियासत की बात कर लेते हैं। सियासत की जो हलचल है, सियासी हलचल, जहां कौमी सियासत में नई लीक्स ने एक बार फिर तहलका मचा दी है। विकी लीक्स, डॉन लीक्स, इसके बाद अब ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल निकला है। गुज़िश्ता लीक्स की तरह मुस्लिम लीग नून एक बार फिर मरकज़ी किरदार में नज़र आ रही है। ये मामला भी बैनुल अक़वामी सतह पर जा चुका है। डार्क वेब पर ऑडियो लीक्स की बाकायदा बोली लगाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का दोगलापन और मुनाफिकाना तर्ज अमल एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ चच्चा भतीजी कौम को बेवकूफ़ बनाने का जो ड्रामा करते आए हैं, उससे पर्दा उठ गया है। अपनी हुकूमत में ऑपोजिशन का किरदार अदा करने का ड्रामा करने वाली मरियम नवाज का चेहरा फिर कौम के सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपने वज़रा के बारे में कैसी सोच और कैसे अल्फाज इस्तेमाल करती है। अच्छा, वैसे तो ऑपोजिशन मिफ्ता साहब को जोकर और पपेट करार देती थी, लेकिन अब इनकी अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत भी यही कहती सुनाई दे रही है। मरियम नवाज भी उल्टी सीधी बातें करने वाला करार दे रही हैं, मजाक उड़ाने की बात कर रही हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मुझे वैसे इस तमाशे की समझ नहीं आई। एक शख्स जिसे आपने कौम पर बाकायदा मुसल्लत किया वज़ीर ख़जाना की सूरत में, अब उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ ने तो काबीना के इजलास में भी हाथ खड़े कर दिए। मिफ्ता को कहा था कि जी आप काबीना के अरकान के सवालों के जवाब दें, अब भी कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। जी ब्लेम गेम चल रहा है, सारा कसूर एक बंदे का जिसका नाम है मिफ्ता इस्माइल, यानी बाकी सब दामन बचा रहे, सारा मलबा मिफ्ता पे डाल के मिफ्ता को कुर्बानी का बकरा बना दिया। लेकिन इस कुर्बानी का खातिर ख्वाह असर भी देखने को मिला। कैसे? कल इस्तीफ़ा पेश किया गया और आज डॉलर 7 रुपये गिर गया। ऐसा क्या चल रहा है कि मिफ्ता के जाने से डॉलर गिर गया? क्या हुकूमत ने मसनूई तौर पर डॉलर बढ़ाया? अब में आता है क्या मुस्लिम लीग नून की मुआशी टीम के अरकान डॉलर के जो है सट्टेबाजी में मुलव्विस हैं? ये भी सवाल जहन में आता है। अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी इस हवाले से कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। जी, तो फवाद साहब के जो खदशात हैं बिल्कुल सही हैं, बजा हैं। अगर वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म का दफ्तर इतना गैर महफूज है, तो कौमी राजों की हिफाजत, अहम स्ट्रेटेजिक मामलात, कौमी सलामती के अमूर और खारिजा पॉलिसी के मामलों की राजदारी कैसे मुमकिन होगी? मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से रिकॉर्ड पहले ही आपको पता है बहुत ख़राब है। डॉन लीग्स का मामला हो या दीगर कौमी मामलात हो, नून लीग ने किस तरह सियासी फ़वाइद के लिए, फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया, ये अब किसी से ढका छुपा नहीं है। मुस्लिम लीग नून की सियासत मेरे ख्याल से अगर सबसे अनोखी करार दे दी जाए तो दी जा सकती है, क्योंकि ये वाहिद हुक्मरान जमात है जो हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है। इनकी अपनी जमात हुकूमत चला रही है और ख़ुद ही इनके अरकान हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला रहे होते हैं, तीर चला रहे होते हैं। एक वज़ीर ख़जाना आ रहा है और दूसरा जा रहा है, जो आ रहा है वो जाने वाले पर शदीद तनकीद कर रहा है। आ रही कोई समझ आपको नाजरीन?
क्या कह रहे हैं कि जी मईशत का दिवालिया निकाला है, यानी जाने वाले ने मईशत को दिवालिया निकाला है, मैं आने वाला उसे ठीक करूंगा, पहले से दावे किए जा रहे हैं के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस का तो तब भी गलत नहीं होगा। और पूरी पार्टी की यही पोजीशन है, शादियाने बजाए जा रहे हैं। क्यों जी? इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और जाने वाले मिफ्ता साहब पर तंज हो रहे हैं, तनकीद के नश्तर चल रहे हैं जी। अच्छा, इसहाक डार ने भी सारा मामला बड़ा स्मार्टली मिफ्ता साहब पे गिरा दिया कि जैसे हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ एक मिफ्ता पर गिरा दी जाएगी, और ख़ुद इसहाक डार साहब अपने आप को मसीहा तक करार दे रहे हैं। ये सुनिएगा ज़रा जी। तो इसहाक डार साहब, आप भी बड़े सीधे मुंह से कितने बड़े बड़े झूठ बोल जाते हैं। सही है, चेहरे पे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं आ रही, आपके ज़ाहिरी नहीं हो रही। सारी उम्र आपकी इक़्तिदार के वानों में गुजर गई और अब भी आप इनका ज़रा घुमंड देखें कि जिस ऑफिस से आया था लंदन वहीं वापसी हो रही है। ये किस किस्म के लोग हैं? ये किस किस्म की ज़हनियत है? इक़्तिदार और कुर्सी का जो नशा है, या ताकत का खुमार कह लें, दोनों हाथों से कौमी खजाना लुटाने का चस्का कह लें, क्या है ये? या तो इन इक़्तिदार के ऐवान चाहिए, या फिर ये लंदन और अमेरिका में खुद साख्ता जिला वतनी में ज़िंदगी गुजारेंगे, खुद साख्ता जिला वतनी, और अपने ही दौरे हुकूमत में अपने ही मुल्क से अदालती मफरूर। आज वज़ीर आज़म के साथ मुल्क तशरीफ़ ले आए, गिरफ्तारी से बचने का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था और आते ही सेनेट का हलफ उठाने की तैयारी है। ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? इसहाक डार साहब की वतन वापसी से एक बात तो तय हो गई है कि इस वक्त पाकिस्तान के सारे फैसले लंदन में हो रहे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। इसहाक डार कहने को तो वज़ीर ख़जाना है, लेकिन इनकी हैसियत जो है ना डेप्यूटी वज़ीर आज़म जैसी होगी। आपको याद होगा नवाज शरीफ दौर में भी इनको क्या कहा जाता था, और जहाँ सियासी मामलात में नवाज शरीफ के जो फ़ैसले होते थे तो वहीं पर जो मुआशी और जो इंतज़ामी फ़ैसले हैं वो आपको याद होगा इसहाक डार करते थे। अब जबकि शहबाज शरीफ खासे फ़ाल एडमिनिस्ट्रेटर तस्वुर किए जाते हैं तो उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी देखने से अब देखें लंदन से टेलीफोन पर हिदायत और दौरों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होने को है। अब यही देख लें कि जी अमेरिका जाने से पहले लंदन हाज़िरी लगाई, फिर वापसी पर भी हाज़िरी लगाई, और इसहाक डार की वापसी पर इमरान खान ने क्या रद्द अमल दिया, ज़रा ये भी सुन लीजिए। अच्छा, इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर अरकान उन पर बारहा अपने अदम एतमाद का इजहार किया है, और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उनका सरबराह जिसकी पंजाब में KPK में गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत हो, वो अगर मौजूदा इलेक्शन कमीशन को जानिब करार दें और इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इसके फ़ैसले कैसे काबिल कबूल हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ ने मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम आम इंतखाबात को मुस्तरद कर दी है। अच्छा, कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कब्र तक आपका पीछा करती हैं, लेकिन ये डिपेंड इंसान पे करता है कि वो अपने अमल से इज़्ज़त चाहता है या अपनी किस्मत में ज़िल्लत लिखता है, क्योंकि किसी भी शख्स का अमल ही उसकी तौकीर या रुसवाई का बाइस बनता है। और ख़ुसूसन सियासतदान तो खालिस्तान अवामी होता है और उसका आप कह लें कि बराह रास्त जो ताल्लुक़ होता है अवाम से होता है और वो अवाम को जवाबदेह होता है। इसलिए अगर सियासतदान किसी भी किस्म की चोरी, ख़यानत या घपले में पकड़ा जाएगा तो उसको आड़े हाथों अवाम ही लेते हैं। जैसे कि हमारी मौजूदा हुकूमत जिसमें शामिल लोगों का हाल ये हो चुका है कि वो ना इस्लामाबाद से निकल सकते हैं, ना अपने हलकों में जा सकते हैं, ईद की नमाज तक घरों में अदा करते हैं। अमेरिका जाते हैं तो चोर चोर के नारे, बरतानिया जाते हैं तो इनको डाकू डाकू कहा जाता है, खुद को ये भिखारी कहते हैं, कौम को फ़कीर कहते हैं। फिर जब ये कौम के हाथ लगते हैं तो कौम फिर क्या करती है, कैसे रिएक्ट करती है, देखिएगा ज़रा। अच्छा, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा वही है ना जिन्होंने बड़ा एहसान जताकर गरीब ख़ानदानों के लिए 2000 रुपये देने का ऐलान किया था। आज ये यहाँ पे ये जो एक कैफ़ेज़ आप देख लें, रेस्टोरेंट्स में देख लें, बाकायदा ये अयाशियाँ करती फिर रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर से ये शॉपिंग हो रही है, और मसूफ़ा जो हैंड बैग उठाए घूम रही थी वो लाखों रुपए का था। यही सब है जो आवाम का गुस्सा इन पर निकल रहा है। अब कुछ नाम नहाद इंटेलेक्चुअल्स कह लें, बड़े बड़े दानिश्वर कह लें, नून लीग के सीनियर रहनुमा यहाँ औरत के तकद्दुस और इज़्ज़त का दर्स देते नज़र आएंगे। बड़े बड़े लोग मजम्मत करते दिखाई देंगे, बिल्कुल कीजिए, लेकिन किसी भी किस्म की मजम्मत करने से पहले कौम से माफ़ी मांगें, इसलिए कि ये कल्चर परवान चढ़ाने में सबसे ज़्यादा किरदार खुद नून लीग का है। अपने सियासी हरीफों, चाहे वो मर्द हो खातून हो, उनकी किरदार कुशी करना, फिर इसके अकीदे पर किसी के हमला कर देना, फिर उनके खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाने की जो इब्तिदा है, शुरुआत है, किसने की थी? इसी नून लीग ने की थी ना। और नून लीग के ताहयात कायद ने बेनज़ीर भुट्टो की जो जाली तस्वीर बनवाई थी, उनके अकीदों पर हमले किए थे, फिर ये सिलसिला रुका नहीं, आज तक चल रहा है। खुद मरियम औरंगज़ेब जो इस सियासी नफरत का शिकार हुई,
वो और इनकी लीडर भी अपने सियासी मुखालिफिन की ख़वातीन के ख़िलाफ़ कैसी ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, सबके सामने है। अच्छा, इमरान खान का खौफ कह लें, सियासत की हकीकत से लाइल्मी कह लें, नून लीग आज एक ऐसे नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रही है जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो है तलबा का सियासत में किरदार। इमरान खान ने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक तकरीब से खिताब किया जिस पर पूरी नून लीग में बाकायदा खलबली मची हुई है। कोई कह रहा है कि जी GCU के जो वाइस चांसलर हैं उनको हटा दो। गवर्नर पंजाब नोटिस लेकर बैठ गए, कुछ नून लीगी इनके खिलाफ करारदाद पेश करने की तैयारी में है। भाई, ये इतना डर किस बात का है? नौजवान तलबा से इतना खौफ क्यों है? क्या आपने कभी तारीख नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लें। नौजवान किसी भी कौम का सासा होते हैं और कौमों के उरूज और तरक्की में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसकी आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान तलबा की तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कायदे आज़म के बयानिए और नए मंशूर के मुताबिक नौजवान नस्ल के लिए एक मुकम्मल प्लान तरतीब देकर उनमें जज्बा और इत्तेहाद पैदा किया था। अलीगढ़ मुस्लिम तलबा का सबसे बड़ा मरकज़ था, उसका कौमी मामलात में मरकज़ी किरदार था। और पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई तो बहुत से तलबा जो बरे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे उन्होंने अपनी खिदमात पेश की। पाकिस्तान बनने से पहले ही कुछ लड़कों ने अपने नाम के साथ खादिम पाकिस्तान लिखना शुरू कर दिया। तलबा की फ़ौज अलीगढ़ के हॉस्टल्स और क्लासों से मार्च करती हुई मैदान इंतखाब में निकल आई और मुल्क की दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके जो मुसलमान लड़के हैं वो भी अपने अपने मोर्चों पर जा डटे। और इसके बाद इंतखाबी जंग में घमसान का रन पड़ा जिसमें फ़तह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हुई और नतीजा क़याम पाकिस्तान की शक्ल में निकला। आप दुनिया की कोई भी रियासत उठाकर देख लें, जितने इनकलाब आए, जितनी तहरीकें चलीं, जो कौमें आज़ाद हुईं, उनमें तलबा ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। लेकिन पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ तलबा को सियासत से दूर कर दिया गया, सियासत को एक गाली बना दिया गया ताकि वालिदैन अपने बच्चों को सियासी मसाइल और हक़ाइक़ से दूर रखें। और नतीजा आज हमारा जो मुल्क है बदहाल, मसाइल से भरपूर, ज़ख्मों से चूर, कर्ज़े में डूबा हुआ और मुख्तसर सी जो अशराफिया है उसके कब्ज़े में है। और आज जब यही नौजवान, यही तलबा सियासी शऊर हासिल करने की जुस्तजू में है तो आप इसकी राह में रुकावटें डाल रहे हैं ताकि आपकी जो सल्तनत है वो महफूज रख सके, ताकि आपके जो बाद इक़्तिदार का ताज है आपके बच्चों फिर उनके बच्चों के सरों पर सजाया जा सके। मरियम नवाज़ जो इमरान खान की GCU में जो सियासी तकरीर उस पर शदीद तनकीद कर रही हैं, उनकी जो सियासी लॉन्चिंग है वो भी एक यूनिवर्सिटी से हुई थी ना। ये ज़रा ट्वीट्स होंगे, दिखाइएगा ये क्या लिखा हुआ है, विद स्टूडेंट्स फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, ये ट्वीट में लिखा हुआ है। दूसरा ट्वीट ज़रा चलाइएगा, क्या लिखा है जी, व्हाट अ वंडरफुल रिसेप्शन गिवन टू CM बाय द लाहौर यूनिवर्सिटी। मरियम नवाज़ जो आज तालीमी इदारों में सियासत पर तनकीद कर रही हैं, वो खुद NA 120 की कैंपेन तक स्कूलों में करती रही थी। देखिएगा ज़रा, ये सब हलाल था। मरियम नवाज़ वहाँ क्या दर्स देने गई थी? इनके चचा वहाँ क्या अपने बच्चों का एडमिशन करवाने गए थे? अच्छा, दर्स तो खैर मरियम नवाज़ के कज़न ने दिया था तलबा को कि करप्शन हलाल होती है, याद है? देखिए ज़रा, सुनिए। ये वाला दर्स अगर इमरान खान भी देते तो मरियम नवाज़ को मसला नहीं होता। अगर करप्शन के हलाल होने के बाद किसी दरसगाह में की जाती तो वो ऐन जमहूरी होती। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात की है, क्योंकि इमरान खान ने सियासी अशराफिया के ख़िलाफ़ बात की है, क्योंकि इमरान खान ने करप्शन के ख़िलाफ़ बात की, इसलिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बन गया है। और मेरा नून लीग को मशवरा है कि अगर सियासत से तलबा को दूर रखने का मुतालबा करना ही है तो पहले ये मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान से कीजिए, जो हर मामले में मदरसे के तलबा को लेकर आ जाते हैं, जो हर सियासी जलसे में मदरसे के बच्चों को जगह भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन्हें कहना होगा कि पहले तनकीद खुद पर करें, पहले अपने गिरेबानों में झांक के देखें, फिर दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं। क्योंकि अवाम तो चीख रही है, चिल्ला रही, वाज़े कह रही है कि कब तक ऐसे चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क इस वक्त सियासी और मुआशी मसाइल के तूफान में घिरा हुआ है। सैलाब से मुतासरा करोड़ों लोग बेयारो मददगार हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं और PDM की इत्तेहादी हुकूमत है जो साजिशों पे साजिशें कर रही है, अपने लोगों को बचाने में लगी है, पुराने केसेस ख़त्म करवाने में लगी है। और अब तो मफरूर इसहाक डार साहब भी खुद पर लगे दाग धुलवाने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। इस सारे मामले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब। डोगर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार
उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी डॉक्टर साहब, ये वज़ीर आज़म समेत कई नून लीगी रहनुमाओं की जो ऑडियो लीक है उसने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है, और वज़ीर आज़म हाउस समेत जो अहम मकामात हैं वहाँ से खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया है। लेकिन 2 दिन गुजर गए डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से कोई इस पर वजाहत नहीं आ रही है। आपको मामला क्या लग रहा है, क्या समझ आ रही है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में और मैंने तकरीबन 30 साल जी सर्व किया इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, और मैं हसास अदारों के साथ भी मुंसलिक रहा। मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी एम्बैरसिंग सिचुएशन नहीं देखी कि जो मुल्क का जो सबसे बड़ा एक ऑफिस है, अगर ये सारी रिकॉर्डिंग्स उसके अंदर हुई हैं और जो ख़बरें मिल रही हैं कि ये कोई 100 घंटे का मवाद है, तो डॉक्टर साहबा आई एम रियली मतलब मैं, एक तो होता है ना पॉइंट स्कोरिंग के लिए, इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न मैं समझता हूँ कि इसमें पैदा हो गया है कि वज़ीर आज़म का ऑफिस है, यकीनन उनके पास बहुत डिग्नेटरीज़, और बल्कि अब तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये वज़ीर आज़म ऑफिस की रिकॉर्डिंग्स ना हो, ये कहीं रायविंड की या 96H की हों, तो ये मेरी एक दुआ है। मगर जो अभी तक ख़बरें हैं कि ये वज़ीर आज़म ऑफिस की ही रिकॉर्डिंग्स हैं, सो दिस इज़ वेरी एम्बैरसिंग, और एम्बैरसिंग के साथ साथ वेरी अलार्मिंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। अभी तो हम वो ऑडियो सुन रहे हैं जिसमें ये अपने बिज़नेस की या प्रॉपर्टीज़ की या वो जो इनका एक हमेशा से वतीरा रहा है, अल्लाह करे कि इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी की बातें ना हो। मतलब मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मैं नहीं करना चाहता। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और चूँकि मैं ख़ुद इन अदारों में रहा हूँ, मुझे बहुत कंसर्न है, और मैं दुआ करता हूँ कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें इसमें सामने ना आएँ। तो आई होप कि ये जल्द अज जल्द इसको इंक्वायर करें, और जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे ये उनको सामने लेके आएँ, और हमें पता लगे कि ये इतनी बड़ी नाअहली, दिस इज़ डॉक्टर साहबा, दिस इज़ हिस्टोरिकल, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, और हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या होते पहले नहीं देखा। ठीक है, उसामा आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमने डोगर साहब को भी सुना, तो उसामा वाकई बड़ा ये अलार्मिंग भी है और बड़ा लम्हा फिक्रिया है, मतलब आगे फिर और क्या कुछ आ सकता है? अभी तो हमें कुछ इस बारे में इतना पता भी नहीं है कि क्या कुछ है, कितना कुछ हो सकता है, और इसके अलावा भी जो दावा किया जा रहा है किस तरह से पहुंचा सारा मवाद उधर तक। एक तो ये इसका पहलू, और ज़्यादा ख़तरनाक पहलू है कि पाकिस्तान की बातें वहाँ पर जो डिस्कस हुई हों, पता नहीं किस किस दौर की हैं, वो अपनी जगह, लेकिन जो कुछ आ चुका है बहसियत एक पाकिस्तानी के, हमारे साथ मुल्क के साथ जो मसाइल हैं वो उसके का सारा कुछ हमें समझा रहे हैं कि ये मसला हमारे मुल्क से था। आज हम जिस जगह खड़े हैं कि हुक्मरान तबका जब आ जाता है वो अपने ख़ानदान को देखता है, वहाँ सिफारिश चल रही होती है कि जी दमाद आला के लिए हमें प्लांट भी चाहिए और हमें सोसाइटी में ग्रिड स्टेशन भी चाहिए। अब इस मुल्क के 2 बड़े जो मसाइल है ना, वो इमरान खान साहब कहते हैं जी 2000 अरब का सर्कुलर डेट है, मुझे रात को नींद नहीं आती। आज भी ये मसला है, बिजली महंगी, इसीलिए आप कारोबार नहीं कर सकते, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, एक्सपोर्ट आप कैसे करेंगे, बिजली इतनी महंगी है। तो वो प्लांट वहां से आ रहा है ताकि और महंगी बिजली बने, हम उससे पैसा कमाएं। दूसरा आप देखिए हाउसिंग सोसाइटियां, हुक्मरानों ने हाउसिंग सोसाइटियां बनाई, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मीशत किसी तरफ नहीं जा रही। वो यानी ये 2 बड़े मसाइल पाकिस्तान के वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। कोई आपको नजर नहीं आ रहा महंगाई किस तरह से हमने कम करी है। मरीम साहब कहती है पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, इश्यूज को और क्रिएट करने हैं। वहां पर हो क्या रहा है, हलफ की खिलाफ वर्जी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस आप जाती काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाती फेवर्स नहीं। वहां पर वो खुद कह रहे हैं कि देखें वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल वो हमारा सन लॉ है, बिल्कुल राइटली सो। वो मरीम कह रही है हमें बड़ा डियर है, होना भी चाहिए। फिर मरीम का कह रही है जी वो मेरे लिए फलां चैनल पे काम करवाता है, खबरें लगवाता है। वो तो इस मुल्क के साथ जो हो रहा है वो सब उसमें नजर आ रहा है। सिफारिशें किस तरह की जाती हैं, मिफ्ता के खिलाफ बात, इलेक्शन कमीशन को, अच्छा, और सहाफियों के ऊपर भी तो सवालिया निशान आया ना, फिर सबके ऊपर है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं। हाँ। और फिर लंदन में आज के दिन तक तो मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं, मफरूर हैं, अदालतों से भागे हुए हैं, अदालत में आके अपने आप के साफ कर रहे हैं, तो फिर अलग बात है। एक शख्स से यानी मनवाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कि जी कब हमने इस्तीफे मंजूर करने, क्या होना है, सारे फैसले वहां पर हो रहे हैं। तो हमारा मुल्क देखिए क्या बनाना रिपब्लिक से भी कुछ नीचे आ गया है, यानी डाकू चोर जिनको अदालतें कहते हैं उनसे आप फैसले करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, और उसके ऊपर आप देखिए कि पता है कुछ नहीं होना। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी इससे तो हम अच्छे साबित होते हैं। म्यार देखें अच्छाई का कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ रहा, क्योंकि उनको पता है कि हम हुकूमत में हैं, इदारे हमारे अंडर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। इस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है कि एक इतना बड़ा यानी स्कैंडल सामने आने के बाद भी उनको पता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी डोगर साहब, ये जो तहरीक इंसाफ ने ये शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़रा की जो ऑडियो लीक है इसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का जो ऐलान किया है, तो ऑडियो लीक्स तो इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई मुमकिन भी है, होगी, या फिर जिस तरह उसामा गाजी कह रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ख़ुद को ये वैसे मैं अफसोस के साथ कहूँगी कि कानून से भी ऊपर और बालातरी समझते हैं ये। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं गाजी साहब, मैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अभी तक माजी का रिकॉर्ड तो यही है कि ये लोग हमेशा अपने आप को आइन कानून से मुबर्रा समझते हैं, इनको हमेशा अनड्यू फेवर्स दिए गए। एक बिल्कुल सेहतमंद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जहाज़ पे बैठा दिया गया, जो वहाँ जाके शवारमा और पिज़्ज़ा खाते हुए नज़र आते हैं, जिनको कि इस वक्त जेल में होना चाहिए था वो उधर हैं। तो एक लिहाज से तो वो ठीक कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग ये करते हैं और एक प्लानिंग हमारा अल्लाह पाक कर रहा होता है, और होता वही है जो अल्लाह पाक की प्लानिंग होती है। ये लोग मैं समझता हूँ दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई और एक्सपोजर की ज़रूरत है। कौम तो वैसे ही इससे पहले ही जो इमरान खान ने जो बाकायदा 22 साल अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगा दिए कौम को बताते बताते सिखाते समझाते, तो अब ये जो चीज़ आई इसने तो वो मूवी के एंड में होता है, एंड में लिखा होता है दी एंड, आई टेक इट एज़ दी एंड। और मैं इसी प्रोग्राम के हवाले से, चूँकि ये दाखिला के अमूर्स हैं, मैं राना सनाउल्लाह साहब से डिमांड करता हूँ कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स पे उनको रिज़ाइन करना चाहिए और उनको कौम के सामने आके शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि वो कल भी मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे, वो कह रहे थे देखें ना जी इसमें तो हमारी बड़ाई नज़र आ रही है, हाउ एम्बैरेसिंग। आप यकीन करें मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं 2 मिनट भी ना लगाता और मैं उधर छोड़ के घर चला जाता। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उसामा गाजी, दोनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे तो गंगा उल्टी बहती है, यहाँ पे कि जी इलाज करवाने के लिए लंदन जाने वाले सागदार साहब वो गिरफ्तार ना करने की गारंटी पे 5 साल के एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, यानी मफरूर कह लें, इश्तिहारी कह लें, कुछ भी कह लें, उनके लिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने वज़ीर ख़जाना की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दिया। अब सागदार साहब आते ही वज़ारत ख़जाना का चार्ज भी संभाल लेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ किसने मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन्स देने हैं? यहाँ तो इस तरह के लोग जो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, वो आ रहे हैं गारंटियां लेके और वो कह रहे हैं जी हम वजारत संभालेंगे, मईशत ठीक करेंगे। जी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक बात है। इस मुल्क के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बेचारे मजबूर हैं, मायूस भी हैं, मगर मैं उनको मायूस इंशाल्लाह नहीं समझता। जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इमरान खान की कॉल्स को, मुझे ये चेंज आती हुई नज़र आ रही है। आवाम का माइंडसेट चेंज हो गया। बाकी डॉक्टर साहब ये शाही ख़ानदान है, इस शाही ख़ानदान के साथ हमेशा शाही ट्रीटमेंट ही हुई है। अब ये शाही ट्रीटमेंट नहीं तो और क्या है कि एक शख्स जो मफरूर था, जो 5 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म के त्यारे में यहाँ से भागा था, वो उसी वज़ीर-ए-आज़म के त्यारे में वापस आ रहा है। इससे बड़ी मायूसी फैलती है उन लोगों के अंदर कि जो समझते हैं कि उन्होंने सही काम करना है, उन्होंने मुल्क और आइन के मुताबिक चलना है, उन्होंने गलत काम नहीं करने, तो ऐसे लोगों की दिल आज़ारी होती है। और जहाँ तक बात है इनके इसहाक डार साहब के वापस आने की, तो मुझे तो उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। एनी हाउ वो जो एक आखिरी वक्त पे आप हाथ पैर मार रहे होते हैं राइट लेफ़्ट, तो ये इस तरह की हरकतें करेंगे और लेट्स सी कि इनके आने से क्या फ़र्क पड़ता है। मगर अब चीज़ें स्पेशली ये ऑडियो लीक्स आने के बाद चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं और अब तो मुझे चीज़ें वाइंड अप होती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें मुझे नहीं नज़र आता कि इनको कोई गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस करने का मौका मिलेगा। लेट्स होप कि अगले चंद दिनों में क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है, उसामा आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप अग्री करते हैं डोगर साहब की बात से, वो जिस तरह कह रहे हैं, और दूसरा मौलाना साहब कह रहे हैं जी मईशत जो ठीक करने के लिए इस टाइम पे इसहाक साहब ही ज़रूरी हैं। ये फिर अगर इनकी इतनी ज़रूरत थी तो 5 महीने भी वहाँ क्या करते रहे, कौन सा इलाज करवाते रहे जो 5 साल से मुकम्मल नहीं हो रहा था। और फिर पंजाब हुकूमत जब इनको मिल गई थी, हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, तब भी आने लगे थे, ऐलान भी हो गया, टिकट भी कटवा ली गई थी और उसके बाद फिर
किसी हकीम ने या डॉक्टर ने मना कर दिया कि सॉरी मैं भी बात करी, मौलाना साहब ने कि कोशिश है ये मैशत को बेहतर करने के लिए। ये पिछले 5 महीने से कोशिशें हो रही हैं और ये एक नया एक्सपेरिमेंट कह लें आप। जी बिल्कुल ऐसे है कि सिर्फ इन्होंने दूर झोंकने, वही मरियम साहब आपकी ऑडियो में मैंने आपको बताया कि सारा कुछ आपको जवाब वहीं पर मिलेंगे। अब उन्होंने क्या कहा उसमें कि देखिए अंकल, हमें कोई इशू क्रिएट करने पड़ेंगे, हमने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो हमें इशू क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो गुड कॉप बैड कॉप था ना कि मियां साहब उठकर चले गए और कस्में खाई हैं, और मगरमच्छ के आंसू भी बहाने पड़ेंगे अवाम का दिल जीतने के लिए। और कस्में देखिए ना, झूठ इतना ज्यादा कि इसहाक डॉक्टर साहब वहां कहते हैं कि जी मेरा इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई और मुल्क को आप यकीन करें इसी बात पर वो कभी उनको क्या उनकी नस्लों तक को वोट नहीं देंगे कि जो ये झूठ बोलते हैं, वहां बैठकर झूठ बोलते मेरा इलाज हो रहा है। अब कहाँ गया जी इलाज? यानी वज़ीर आज़म के जहाज में बैठकर फरार और फिर उसी अभी तक केसेस उन पर हैं और वहीं से जनाब वज़ीर आज़म हाउस के वज़ीर आज़म का जहाज़ मिलता है और उस पर वापस आ रहे होते हैं। तो क्या उन्होंने मईशत ठीक करनी है? मिफ्ता इस्माइल का ये कहते रहे कि जनाब मुश्किल फैसले लिए, मिफ्ता इस्माइल कमाल कर रहा है, कमाल कर रहा है। अब कह रहे हैं कि जी उसने गलत फैसले किए। यहीं से आप देखिए ना, झूठ पर झूठ। तो इसहाक डार साहब इसलिए लाए जा रहे हैं कि जो काम मिफ्ता साहब नहीं कर सके, जो पावर प्लांट्स वो नहीं ला सके, जिन हाउसिंग सोसाइटियों को ग्रिड स्टेशन नहीं वो प्रोवाइड कर सके, इसहाक डार साहब चूंकि घर के आदमी हैं, समधी हैं, जिस तरह पहले उनके कारोबार चमकते रहे हैं, टाइम कम है, तो इस कम वक्त में जितना होता है ना, सायरन बजता है पुलिस का या कुछ पता लगता है जी पुलिस को इतला हो गई है, तो आप क्या करते हैं चोर डाकू, वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी जो रह गया जल्दी माल समेटो और छीन कर निकलना है। तो अब वो कारीगर लाए जा रहे हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग्स में ये आप देखें, जावेद चौधरी साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनका कॉलम छप चुका है, वो उस पर खड़े हैं और वो कहते हैं जी वहाँ पर बात होती रही कि जी जितना बेड़ा गर्क इसहाक डार ने इस मुल्क का किया, इस मईशत का किसी ने नहीं किया। ऐसे ऐसे काम किए गए, यानी दोबारा बेड़ा गर्क करने की तैयारी हो रही है, कोशिश हो रही है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इसहाक डार साहब इसलिए लाया जा रहा है वो इशू क्रिएट करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुल्क के तमाम फैसले हैं ये लंदन में लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना इस्तीफा है वो भी शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि नवाज शरीफ को पेश किया है। हालांकि वजीर आजम तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो मिफ्ता साहब ने ये किस हैसियत से अपना इस्तीफा नवाज शरीफ साहब को पेश किया है? ये क्या बात है? डॉक्टर साहब देखें, वहाँ पे बात की जाती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हों तो एक आधी गलत हो तो उसकी बंदा निशानदेही करता है। मुझे समझ नहीं आती इनकी किस किस बात की और किस किस चीज़ की हम निशानदेही करें। वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि कन्विक्टेड हैं, भगौड़े हैं, उर्दू में कहते हैं भगौड़ा, कि जो इधर यहाँ पे कानून और आइन को मतलूब हैं, वो मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा, वो मुल्क का फ़ैसला कर रहे हैं अगला वज़ीर ख़जाना क्या होगा, वो मुल्क का फ़ैसला कर रहे हैं कि डॉलर की क्या कीमत होगी। ये इंतहाई कंडेमेबल और इस मुल्क के साथ एक घनौनी साजिश है। मैं समझता हूँ कि हमेशा से मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इनको निकाला गया उसके बाद से ये इंतकामी मोड में आ चुके हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़। ये हमेशा से अदारों के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ इन्होंने और एक ही कोशिश की कि किसी तरीके अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें। मतलब आप देखें, इससे ज़्यादा हमारे लिए और एक अफसोसनाक बात क्या है कि उनके जो अपने बच्चे हैं वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इनकी किस किस बात को क्रिटिसाइज़ करें। एक किताब लिखी जा सकती है जिसके अंदर ये सारे वाक़यात दर्ज हो सकते हैं और वो किताब इतनी हैवी होगी कि शायद वो एक नॉर्मल जिल्द में नहीं, उसकी कोई हमें सीक्वेंस निकालना पड़ेगा, सीरियल्स निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए ये तो मैं मतलब एक मुल्क के लिए है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि हम अपनी उम्रें गुजार चुके, पता नहीं कितनी रह गई है, अगली जनरेशन्स के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं और सितम ज़रीफ़ी ये कि ये ख़ुद भी यही कर रहे हैं, आगे इनकी औलाद भी इसी चीज़ के लिए ट्रेंड हो रही है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द इस बीमारी से जान छुड़वा दें इस मुल्क को। खुदा के लिए अल्लाह ही मेहरबानी करेंगे कि दोबारा को थोड़ा सा सीधी सिमत में चल पड़े। इस वक्त तो मैडम मायूसी है और खौफ ये नज़र आ रहा है। अब तो हमें लॉन्ग मार्च से खौफ आना शुरू हो गया। मैं एज ए वज़ीर दाखिला शायद लॉन्ग मार्च में इतने लोग निकल आएंगे, इतने लोग पंजाब से निकल आएंगे कि उनको उनकी सिक्योरिटी और रोड्स के ऊपर सेफ्टी और रोड्स को चलाना एक इशू बन जाएगा। तो इसलिए इस अच्छा ये मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, टाइम का मैं उसामा गाजी की तरफ आना है। डॉक्टर साहब, ये जो पंजाब हुकूमत के खिलाफ लंदन में साजिश तैयार की जा चुकी है, तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? जी हम बिल्कुल तैयार हैं और मैं काफ़ी सारी जगहों पर ये बात कर चुका हूँ डॉक्टर साहबा कि इस वक्त तो हमारा कोई भी ऑनरेबल जो MPA है, कोई वही हो सकता है कि जो बिल्कुल अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, या जो मतलब मैं तो लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि बेवकूफ़ी करेगा कि इस मौके पे अगर कोई इमरान खान को छोड़ेगा वो तो अपनी सियासी कब्र ऐसी खोदेगा कि शायद वो तो क्या आगे उसकी आने वाली नस्लों में कोई दोबारा पार्लियामेंट में ना पहुँच सके।
तो हम में से कोई तैयार नहीं है इतनी बड़ी खुदकुशी करने के लिए। हमारी डेली बात होती है, जो हमारे इलेक्टेड हैं, जो हमारे साथ हमारे स्पेशल सीट्स के लोग हैं, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ इनकी कोशिश है कि हम ब्यूरोक्रेसी को अंडर प्रेशर रखें कि जी हम फिर आ रहे हैं, हम फिर आ रहे हैं, ताकि अगर हम कोई कलील मुद्दत में कोई अच्छा काम करना चाहें तो ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमें सपोर्ट ना करे, और ये इंशाल्लाह इस पहलू में भी मार खाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसामा गज़ी आपका लास्ट कमेंट। देखिए, जब तक इलेक्शन नहीं होते, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है ये अदम इस्तेहकाम तब तक रहेगा। इलेक्शन होंगे तो फिर जो डोगर साहब कह रहे हैं तभी हो सकेगा। मुझे वैसे लगता नहीं है कि लॉन्ग मार्च कुछ जल्दी होने वाला है। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डोगर साहब आपका भी, उसामा गाजी आपका भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।